ओके स्टूडेंट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा था आपका एक तरह से बेसल गैंग्लिया। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था? हमने जनाब डिस्कस किया था आपके एक तरह से बेसल गैंग्लिया को। आपका जो बेसल गैंग्लिया होता है वो क्या होता है, और उसकी एक तरह से जो है वो सारा जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे होता है, और उससे सारे न्यूक्लियाई को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके जो सर्किट्स वगैरह थे हमने उसको एक तरह से जो है वो पढ़ लिया था। लेकिन आज जो है हम दो तीन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जो आप जो है वो डिफरेंट सिस्टम में भी इंशाल्लाह इनको डिस्कस करोगे, मतलब कि हम पढ़ेंगे जब दूसरे सिस्टम, तो उनमें वहां पे आपको समझना आसान होगा। तो बेसल गैंग्लिया के बारे में आज जो पहला हम स्टार्ट करेंगे वो होगी इसकी लीजन्स। ठीक है, आपने कहना है कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपने जो एक तरह से लिखना है इसको इम्पोर्टेंट लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, जो आपका एक तरह से बेसल गैंग्लिया होता है, यानी कि बेसल गैंग्लिया से क्या मुराद है कि जो बेसल गैंगली के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी, अगर उनमें कोई मसला बन जाता है, ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाते हैं, जो भी हमने सर्किट पढ़े हैं, अगर वो एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाते हैं, तो उनका जो एक तरह से प्रॉपर काम था, जो कल हमने नॉर्मल काम पढ़े थे, वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। या वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट लाइक डिजीज, डिफरेंट पैथोलॉजी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो पहली लियन हम पढ़ते हैं, जो पहला मतलब कि पैथोलॉजी जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होगा आपका एक तरह से कोरिया। ठीक है, क्या हम कहते हैं उसको? हम कहते हैं आपका एक तरह से कोरिया। ठीक है, आपने कहना है कि ये क्या है, आपका एक तरह से साउथ कोरिया होता है, आपका नॉर्थ कोरिया होता है, वो और चीज होता है। ठीक है, वो हम किससे लिखते हैं, वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये कोरिया वो वाला नहीं है। तो आपने अभी इस कोरिया के ऊपर आना कि आपका जो ये वाला जो कोरिया होता है वो क्या होता है। देखो, कोरिया के पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि आपका कोरिया होता क्या है। अभी आपने माइंड बनाना है कि हम जो है वो बेसल गैंग्लिया की, जो अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए, इसके अंदर कुछ लीजन्स वगैरह आ जाए, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ पैथोलॉजीज आती हैं। उन पैथोलॉजीज को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उन्हीं पैथोलॉजीज के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो है वो बेसल गैंगली में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से ये वाली स्पेसिफिक जो पैथोलॉजी है वो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से आ रही है। ठीक है, तो आपने कहना है कोरिया, पहली जो आपने पैथोलॉजी डिस्कस करनी है वो होगा आपका कोरिया। देखिए, आपने कहना है कि कोरिया क्या है। कोरिया आपने कहना है कि सिंपली जो आपकी बॉडी की एक तरह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, मतलब कि आपकी बॉडी की डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरिया। यानी कि जब एक तरह से जर्की मूवमेंट होती है, यानी कि अभी इसकी मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ। अभी आपने समझना कि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत ज्यादा जब इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाए, और आपकी बॉडी का हर ऑर्गन जो है वो इस तरह हो जैसे वो डांस कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखना है कि क्या होता है कि शेकी, यानी कि क्या होता है शेकी, यानी कि कोई आपको ऐसा शेक कर रहा है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा हिला रहा है। शेकी जर्की, यानी कि एक तो शेकी होगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा झटके वगैरह दे रहा है। ठीक है, शेकी जर्की और इनवोलेंट्री एंड डांसिंग लाइक मूवमेंट। ठीक है, क्या होता है कि शेकी जर्की इनवोलेंट्री। ठीक है, ये क्या होती है आपकी तरह, एक तरह से आपने कहना कि ये इनवोलेंट्री एंड डांसिंग लाइक मूवमेंट। क्या होता है कि एक तरह से डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है किसकी? डांसिंग लाइक मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ऑफ योर बॉडी, यानी कि योर बॉडी का क्या मतलब होता है, जो पेशेंट जिसके अंदर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो चुका होगा। ठीक है, आपने कहना है कि ये क्या होती है, जो कोरिया होता है ये क्या होती है। आपने कहना कि ये शेकी, यानी कि ऐसा महसूस होता है जैसा पेशेंट को जो है वो कोई जो बहुत ही जोर से जो है वो उसको झंझोड़ रहा है, उसको एक तरह से जो है वो काफी लाइक उसको शेक कर रहा है। और जर्की यानी कि उसको बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं। और एक तरह से इनवोलेंट्री और डांसिंग लाइक, यानी कि उसकी एक तरह से इनवोलेंट्री मूवमेंट हो रही होगी, यानी कि वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है। और डांसिंग लाइक, यानी कि ऐसा महसूस होगा कि वो जो पेशेंट आपका है वो बहुत ज्यादा डांस कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जनाब कहते हैं कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एक तरह से कोरिया कहते हैं। फिर आपने कहना है कि यानी कि ये जो कोरिया होता है ये आपकी बॉडी के अंदर, या आपकी जो दूसरी हम लाइक सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे जो मेन आपकी एक तरह से पैथोलॉजी होंगी, उनमें कहाँ कहाँ पे देखते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी पैथोलॉजी होती है जिसके अंदर हम कोरिया की जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। एक होता है आपका रियूमेटिक फीवर। क्या होता है कि आपका एक तरह से रियूमेटिक फीवर होता है। इस रियूमेटिक फीवर में भी हम क्या देखते हैं, आपका कोरिया देखते हैं। देखो, जो रियूमेटिक फीवर होगा ना, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें मिली आपका क्या एक तरह से नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा आपका एक नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, मेनली आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, आपके जॉइंट्स डैमेज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जॉइंट्स डैमेज होते हैं, और आपका जो हार्ट है, ठीक है, जो आपका हार्ट डैमेज होता है, और आपकी स्किन भी डैमेज होती है। ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि देखो, रियोमेटिक फीवर एक ऐसी पैथोलॉजी है, एक ऐसी डिजीज है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं
ग्रुप बी स्ट्रिप्टोकोकस होता है जो हम पढ़ेंगे। आपने कहना है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिप्टोकोकस। वो जब स्ट्रिप्टोकोकस आपकी बॉडी के अंदर आता है ना, तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है, उसके खिलाफ जनाब आपकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जब वो ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जनाब आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। एक तो होता है आपका नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में भी कौन सा पार्ट जिसको डैमेज करेंगे वो होगा आपका बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया में भी कौन सा पार्ट होगा उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपका क्या आता है, एमसीक्यूज आता है। तो आपने कहना है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो आपकी ऑटो एंटीबॉडीज चल जाएंगी और बेसल गैंग्लिया को डैमेज करेंगी, आपकी जॉइंट्स को जाके डैमेज करेंगी, आपके हार्ट को डैमेज करेंगी, ठीक है। और आपकी स्किन के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगी और आपकी स्किन को हार्ड बना देंगी, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपके सीवीएस के अंदर, और जो डिफरेंट आपकी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसके अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि आप क्योंकि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है, कि कौन सा जनाब मतलब कि आपको वहां पे पढ़ेंगे। हम जो है सिडीनम कोरिया देखते हैं, सिडीनम कोरिया देखते हैं, तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि इसमें मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाता है। लेकिन अभी हम बेसल गैंग्लिया को डिस्कस कर रहे हैं, बेसल गैंग्लिया के डिफरेंट हमने पार्ट्स पढ़े हैं। तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया का भी कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज हो रहा है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया तो हर बच्चे को पता है। लेकिन आप जो है जहाँ जो आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि बेसल गैंग्लिया के अंदर भी कौन सा पार्ट जो है वो आपके एक तरह से रियूमेटिक फीवर में डैमेज होता है, और जिसकी वजह से आपको कोरिया आता है, जिसको हम सीडीनम कोरिया कहते हैं। तो आपने कहना कि ये चार आपके क्या आते हैं, रियूमेटिक फीवर, जो यानी कि आपके रियूमेटिक फीवर जब होता है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम एक डैमेज होता है। जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उसमें आपका बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है। और जब बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है तो आपको क्या होता है कि आपको जनाब आपकी बॉडी के अंदर जो वो इनवोलेंट्री डांसिंग लाइक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कोरिया कहते हैं। हमने कल कहा था ना कि जो बेसल गैंग्लिया होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो आपके एक तरह से मोटर रिस्पॉन्स होता है, आप कह सकते हो कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो मोटर रिस्पॉन्स होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ये आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम का क्या था, एक पार्ट था जो कि जनाब आपकी मूवमेंट को क्या कर होता है, कंट्रोल कर होता है। यही हमने इसका मेन फंक्शन पढ़ा था ना। तो जब इसकी एक तरह से ये डैमेज हो जाएगा तो आपका जो मोटर रिस्पॉन्स होगा या आपकी बॉडी की जो मोटर मूवमेंट होगी वो खराब हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कोरिया। इसको जो जिसकी वजह से अब क्या आ जाएगा, कोरिया हो जाएगा। दूसरी जो पैथोलॉजी जिसके अंदर जनाब हम कोरिया देखेंगे, वो होगी आपकी एक तरह से हंटिंगटन डिजीज। कौन सी होगी, आपकी होती है एक तरह से हंटिंगटन डिजीज होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी एक तरह से हंटिंगटन डिजीज होती है, जो हम जो है एक तरह से हमने वहां पे भी पढ़ी थी आपके बायो कैंप के अंदर, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं हंटिंगटन डिजीज। देखिए आपने कहने का हंटिंगटन जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो आपकी बॉडी के अंदर जो गाबा होता है ना, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो गैबा गाबा होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो गैबा होता है ये क्या होता है जनाब, ये आपका एक तरह से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यानी कि इसने आपकी जो एक तरह से इनवोलेंट्री मूवमेंट्स होती है, रिमेटिक ऑटोम्यून है सर, बिल्कुल ऑटोम्यून है, वो बाद में ऑटोम्यून हो जाता है, ठीक है। आपका बाद में ऑटोम्यून हो जाता है, इसकी मतलब कि प्रॉपर डिटेल है वो हम पढ़ेंगे। तो आपने कहना कि इसमें क्या है कि पहले तो वो मतलब कि आपका आता है ना, फीवर होता है, आपके सोर थ्रोट वगैरह होता है, फिर उसके खिलाफ जो ऑटो एंटीबॉडीज बनती है वो आपके डिफरेंट उसको डैमेज करती हैं। तो आपने कहना है कि आपका क्या होता है, हंटिंगटन डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि आपने कहना है कि नॉर्मल जो आपका गैबा होता है ना, क्या होता है कि जो आपका गैबा होता है, इस गैबा में क्या होता है कि जनाब आपका एक तरह से जो गैबा नॉर्मली एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, गैबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है उसको नहीं जनरेट होने देता, आपकी मूवमेंट्स को एक तरह से इनहिबिट करके रखता है। लेकिन हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है कि जो आपका गैबा होता है, जो गैबा का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। जब गैबा का लेवल कम हो जाता है, इसका मतलब अब आपकी इनहिबिशन कम हो गई। जब इनहिबिशन कम होगी तो अब इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो एक्साइटेशन है, क्या है, जो एक तरह से एक्साइटेशन है वो ज्यादा होगी। जब एक्साइटेशन ज्यादा होगी तो आपकी जो बॉडी है वो जनाब एक तरह बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। जब वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि डांसिंग लाइक मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जनाब आपका एक तरह से कोरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, आपका एक तरह से
कोरिया कहेंगे, ठीक है। तो आपने मेनली ये दो डिजीज याद रखने की जिनके अंदर हम मेनली कोरिया देखते हैं, रियूमेटिक फीवर और आपकी हंटिंगटन डिजीज। और हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है कि आपका गैबा का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, एक्साइटेशन ज्यादा हो जाती है, तो आपको डांसिंग लाइक मूवमेंट होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं कि आपका मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, कि आपका यहाँ से एमसीक्यूज आता है। देखिए वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा, मतलब कि बेसल गैंग्लिया डैमेज हुआ है, तो बेसल गैंग्लिया के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जो डैमेज हो जाता है, और उस डैमेज होने की वजह से आपको क्या होता है, आपको कोरिया आता है। तो आपने कहना है कि बेसल गैंग्लिया में जो एरिया डैमेज होता है, ये होता है आपका लीजन्स होती है किसके अंदर, आपने कहना है कि ये लीजन्स होती हैं इन प्यूटम, ठीक है। जो आपका एक तरह से प्यूटम में न्यूक्लियस होता है, कौन सा, जो आपका प्यूटम में न्यूक्लियस होता है, इस प्यूटम में न्यूक्लियस में जब आपका एक तरह से लीजन्स हो जाती हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या आ जाता है, इसकी वजह आपको कोरिया आता है। हमने पढ़ा था ना, सीपीजी होता है, ठीक है। आपका कोर्डेट न्यूक्लियस होता है, प्यूटम में न्यूक्लियस ग्लोबस पैलिडस होता है। तो जब आपका क्या हो जाए, जब आपका जनाब जो आपका इतना से प्यूटम में न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है आपकी रूमेटिक फीवर में या हंटिंगटन डिजीज में, तो आपको क्या हो जाता है, आपको एक तरह से कोरिया हो जाता है। तो आपने इसमें लाजमी कहना है कि आपका कौन सा बेसल गैंग्लिया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि बेसल गैंग्लिया में कौन सा एरिया डैमेज हो जाता है कोरिया की कंडीशन में, तो आपने कहना है प्यूटामेन न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होता है, आपका प्यूटामेन न्यूक्लियस होता है, इसमें लीजन्स आ जाती हैं। ये आपका पहला था, आपके एक तरह से कोरिया, ठीक है। अब हम आते हैं आगे मजीद जिस दूसरी कंडीशन को डिस्कस करते हैं, वो आपका है एथीटोसिस, ठीक है। पहले तो हमने डिस्कस किया था आपका कोरिया, अब हम डिस्कस करते हैं आपका एक तरह से एथीटोसिस के। आपका एक तरह से एथीटोसिस जो है ये क्या है, जिसको हम डिस्कस करें वो क्या होगा, आपका एथीटोसिस के। आपकी जो एथीटोसिस है वो क्या होती है। देखो आपने कहना है कि एथीटोसिस क्या है। एथीटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनली जो पेशेंट होता है उसका हैंड इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, उसके एक तरह से हैंड इन्वॉल्व होते हैं। हैंड कैसे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये जो एथोटोसिस होती है ना, इसमें भी आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली जो आपके हैंड्स होते हैं, जो आपके हाथ होते हैं, उनके अंदर जो है वो कंटिन्यूअस और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। और वो मूवमेंट ऐसे लगती है जैसे कि जो आपका पेशेंट है वो हर वक्त कुछ ना कुछ लिख रहा है। और साथ ऐसे फील होता है कि जनाब ये जो पेशेंट होता है, ये इसकी जो हैंड्स की मूवमेंट है ना, ये ऐसे है जैसे एक सांप जो है जैसे चल रहा होता है, ठीक है। एक सांप जैसे चल रहा होता है, इस तरह इसको हम कहते हैं एथीटोसिस। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आपने कहना इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस, यानी कि एक तो होता है मुसलसल होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड स्नेक लाइक, एंड स्नेक और हैंड राइटिंग, ठीक है। आपने कहना स्नेक और हैंड राइटिंग, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड स्नेक और हैंड राइटिंग लाइक मूवमेंट, कंटिन्यूअस एंड हैंड राइटिंग लाइक मूवमेंट, हैंड राइटिंग लाइक मूवमेंट ऑफ योर हैंड, ठीक है, ऑफ योर हैंड। यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी जो हैंड होगी उसकी मूवमेंट ऐसे हो रही होगी, एक तो वो मुसलसल हो रही होगी, और एक तरह ऐसे होगी कि जैसे वो एक तरह आपका जो सांप होता है ना, जिस तरह वो चल रहा होता है, या आपका एक तरह से हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको कहता है कि आपका कंटिन्यूअस और आपका स्नेक लाइक जो होती है, वो आपको कहते हैं एक तरह से हैंड, मतलब कि मूवमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं एथिटोसिस होती है। तो आप जैसे कह रहे थे उसमें मतलब कि बिल्कुल ट्रिमर्स वगैरह होंगे, ये सारी कंडीशंस इसमें बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन एथिटोसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि आपका इन मतलब कि कंटिन्यूअस और स्नेक और हैंड राइटिंग लाइक मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड होता है, ठीक है। ये भी एक तरह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट आती है। फिर आपने कहना है कि बेसल गैंग्लिया में कौन सा ऐसा एरिया होता है जो डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से आपको एथिटोसिस आता है, तो इसको आपने कहना है ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। जो आपका एक तरह से ग्लोबस पैलिडस होता है, सीपीजी जो जी वाला था, जब वो डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, एथिटोसिस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर लिखना है कि आपका ये सारी कंडीशंस होती है। और दूसरा अब हम आते हैं, हमने जो है ना आपका एक तरह से तीसरी जो हम पढ़ेंगे ना, हमने एक डिजीज पढ़ी थी, ठीक है। हमने बायो कैम्प के अंदर एक डिजीज डिस्कस की थी जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से विल्सन डिजीज। कौन सी, उसको हम कहते हैं, हम जीआईटी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, विल्सन डिजीज। और विल्सन डिजीज का हम एक और नाम ले रहे होते, इसको हम कहते थे हम आपका हिपैटो हिपैटोलेंटिकुलर, ठीक है। क्या कहते थे हम, हिपैटोलेंटिकुलर डिजीज भी कहते थे, ऐसे ही है ना। यानी कि इस डिजीज को हम क्या कह रहे होते थे, इसको हम कह रहे होते थे आपके एक तरह से हिपैटोलेंटिकुलर डिजीज। अब यहाँ पे क्योंकि हम बेसल गैंग्लिया पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको हम हिपैटोलेंटिकुलर डिजीज क्यों कहते हैं। देखो आपने कहना कि इस जो विल्सन डिजीज होती है ना, ठीक है, जो आपकी एक तरह से विल्सन डिजीज होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका कापर होता है, ठीक है, जो आपका एक तरह से कापर होता है, वो उसकी ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब कि ये मैं आपको
कंप्लीट तो नहीं बता रहा, इसकी थोड़ी बहुत आपको चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। जब हम पढ़ेंगे जीआईटी दोबारा तो मतलब कि हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपने कहना कि जो विल्सन डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि आपके लीवर के अंदर जो है वो कॉपर ओवरलोड हो जाता है, कॉपर बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये कॉपर ओवरलोड हो जाता है और आपके लीवर को डैमेज करता है, तो यही जो कॉपर होता है ये आपके ब्रेन के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ब्रेन के अंदर चला जाता है। फिर ब्रेन से होता है आपका जो बेसल गैंग्लिया है, बेसल गैंग्लिया के अंदर चला जाता है। कहाँ पे? आपका बेसल गैंग्लिया के अंदर चला जाता है। फिर बेसल गैंग्लिया का जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस होता है ना, कौन सा? जो बेसल गैंग्लिया का एक तरह से जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो आपका सॉरी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो उसका एक तरह से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, आपका एक तरह से न्यूज ट्राई होता है लेंटिकुलर जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये चला जाता है। और आपको पता है कि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ये किसको कहते हैं? ये जब हम प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जब ये आपके क्या करेगा, ये वो जो आपका एक तरह से लेंटिकुलर जो आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है उसको जाके डैमेज करेगा। जब उसको जाके डैमेज करेगा तो आपकी बॉडी, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपका लेंटिकुलर जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है ना, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो वोलेंट्री मूवमेंट होती है उस वोलेंट्री मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन जब ये वोलेंट्री मूवमेंट को नॉर्मली कंट्रोल करता है, तो लेकिन इसके अंदर जब आपके कॉपर ओवरलोड हो जाता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस में या आपके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो फंक्शन हो जाता है वो डैमेज हो जाता है। जब इसका फंक्शन डैमेज हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता था, अटैक्सिया, यानी कि आपकी बॉडी में अटैक्सिया यानी कि इनवोलेंट्री मूवमेंट होती थी। क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर इनवोलेंट्री मूवमेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं आपका विल्सन डिजीज या हिपेटोलेंटिकुलर डिजीज। आपने कहना है कि इसमें होता कुछ यूं है कि आपका जो प्यूटम में न्यूक्लियस होता है और आपका ग्लोबस पैलिडस जो न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं लेंटिफॉर्म या लेंटिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर कॉपर बहुत ज्यादा चला जाता है, कॉपर बहुत ज्यादा चला जाता है तो वो इसको डैमेज करता है। इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है कि वो वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वोलेंट्री मूवमेंट नहीं होगी, इनवोलेंट्री मूवमेंट होगी। इनवोलेंट्री मूवमेंट को अटैक्सिया कहते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ये सारी साइंस और सिम्टम्स आएंगी, ठीक है। तो आपने इसको जो है यहाँ पे भी इसको देख लेना है। ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट लीजन्स आती हैं आपके बेसल गैंग्लिया के हवाले से कि आपकी स्किन में कौन कौन से लाइक के इंपॉर्टेंट लीजन्स हैं, और ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको जो है वो समझ नहीं है तो हम जो है वो आगे इसको जो है वो मतलब कि लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो उसने मुझे बता देना, फिर उसको मतलब कि मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपने सारा कर लेना है कि आपके लीजन्स वगैरह, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं आपकी जो लिम्बिक सिस्टम है, इस लिम्बिक सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक तरह से डिस्कस करते हैं और इसकी सारी चीजें जो अब हम देख लेते हैं। हम जल्दी से जो है वो लिम्बिक सिस्टम को करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, आज की क्लास का, वो होगा आपका एक तरह से लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एक तरह से लिम्बिक सिस्टम के। आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये क्या होता है, ठीक है। आपका जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये सारा क्या होता है, उसकी सारी जो क्या चीजें होती हैं। देखो आपने कहना कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ये इसमें आपके कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। ये जो मतलब कि जो लिम्बिक सिस्टम, जिस तरह आपको पता चल रहा है कि एक सिस्टम है, तो इसके सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपके बहुत सारे आपके पार्ट्स आ जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट लाइक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और मेनली आपने याद रखना है कि वो आपके कहाँ जो फोर ब्रेन होता है ना, फोर ब्रेन के अंदर, यानी कि वो सारे स्ट्रक्चर जो हम इसमें पढ़ेंगे वो सारे आपके फोर ब्रेन के अंदर होंगे। यानी कि लिम्बिक सिस्टम होगा, इसकी मेन लोकेशन कहाँ पे होगी, ये आपके फोर ब्रेन के अंदर होगी। और जो डिफरेंट वहाँ पे एरियाज होंगे, जो डिफरेंट और मतलब कि पार्ट्स होंगे, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जो हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आपने कहना है लिम्बिक सिस्टम। पहले हम आते हैं जो आपका लिम्बिक सिस्टम है, इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, और फिर हम इसके पार्ट्स के ऊपर आते हैं। आपने कहना है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है, क्या होता है कि जो आपका एक तरह से लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट होता है, यानी कि लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। आपने कहना है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये ब्रेन का पार्ट है, जो कि मेनली लोकेटेड होता है कहाँ पे, आपका फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। आपने अभी कहना है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि फोर ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, ये मतलब कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। ये मतलब कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, इमोशंस के लिए, मतलब कि इसके सारे, जब हम ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, इसके सारे जो एक तरह से पार्ट्स आते हैं उनको पढ़ेंगे तो फिर आपको बारी बारी इनकी समझ आ जाएगी। आपने कहना है कि इसके जो कि किसके लिए होता है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आप गम है, खुशी है, उस सारे को
कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ठीक है आपकी प्लेयर्स वगैरह, ठीक है, जो आपको प्लेयर वगैरह आती है इसको कंट्रोल करने के लिए, सैड यानी कि आपकी सैडनेस को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने कहना है कि ये क्या होता है कि आपको एंग्री यानी कि जब आप गुस्सा होते हो, ठीक है, उसको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए। और जो आपका बिहेवियर, ठीक है, जो आपका एक तरह से बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपकी ओल्फैक्शंस, ठीक है, आपकी एक तरह से ओल्फैक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी स्मेल की जितनी सेंसेशन होती है उसको कंट्रोल करता है। और फिर ये क्या करता है जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट ये जनाब आपकी मेमोरी, ठीक है, जो आपकी मेमोरी होती है उसको इतना स्टोर करता है, उसको कंट्रोल करता है। स्पेशली कौन सी मेमोरी, आपने कहना है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी मेमोरी दो तरह की मेनली होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपने कहना है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या करता है, जहाँ एक तरह से कंट्रोल करता है। जैसे मैं आपके सारे ये पढ़ाऊंगा ना इसके पार्ट्स वगैरह, तो लास्ट में मैं जो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे वो मैं आपको दोबारा से लिखवा दूंगा। आपने सिर्फ अभी तक लिम्बिक सिस्टम के बारे में ये कहना है कि आपने कहना है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ये ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो एक तरह से फोर ब्रेन में मेनली प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से, आपने कहना है इमोशंस को, प्लेयर्स को, सैडनेस को, ठीक है, एंग्री बिहेवियर और फैक्शंस, और मेमोरी स्पेशली आपकी कौन सी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसको क्या करता है, उसको एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर कहना है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया। फिर हम आगे आते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका लिम्बिक सिस्टम होते हैं इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो एक तरह से पूरा सिस्टम है, तो अगर ये सिस्टम है तो इसका मतलब अब इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट जो है वो पार्ट्स मौजूद होंगे। तो आपने कहना है कि कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, की लिम्बिक सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो आपने कहना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आपने कंपोनेंट लिखना है वो होगा आपका एक तरह से अमेगडाला, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने इसका कंपोनेंट लिखना है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एक तरह से अमिगडाला, ठीक है। जो पहला आपने कंपोनेंट इसका लिखना है, यानी कि इसका जो पार्ट आपने लिम्बिक सिस्टम का लिखना है वो कौन सा होगा, वो होगा जनाब आपका एक तरह से अमेगडाला, जिसको हम अमेगडालाइड बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अमिगडाला या आपकी एक तरह से अमिगडालाइड बॉडी भी कहते हैं। हमने कहा था कि जो आपका अमिगडाला होता है या अमिगडालाइड होता है ये आपके बेसल गैंग्लियम में भी होता है, बेसल गैंग्लिया का भी पार्ट होता है, हमने वहां पे पढ़ा था। और ये आपके लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट होता है। तो अब हम आते हैं कि अब यहाँ पे जो आपका लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो आपका अमिगडाला है, ये लास्ट में मैं आपको इसके पार्ट्स बताऊंगा, मतलब कि दिखा दूंगा एक पिक्चर से, जो जो मतलब कि आपके ब्रेन के अंदर कहाँ पे मौजूद होता है इसके सारे पार्ट्स, ठीक है। जो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई थी ना वो मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। पहले आप लिख लें, क्योंकि जब आप लिख लोगे आपका एक प्रॉपर माइंड बन जाएगा कि ये सारा सिस्टम होता है, फिर आपको वहां पे देखना आसान होगा। तो अब आते हैं अमिगडाला के ऊपर। आपने कहना है कि अमिगडाला जो होता है ना, ये इसकी ये क्या होता है कि ये आपका एलमंड शेप होता है, ठीक है। आपने कहना है कि जो अमिगडाला होता है इट इज एन एलमंड शेप, ठीक है, यानी कि जिस तरह आपका एलमंड जो ओवल शेप, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि ये आपका लिम्बिक सिस्टम के एक ऐसा पार्ट है जो कि एक एलमंड शेप या ओवल शेप होता है, यानी कि बादाम की तरह या एक ओवल की तरह इसकी क्या होती है, एक शेप होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। आपने कहना है कि अमिगडाला जो होता है ये लिम्बिक सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि एलमंड शेप या ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि ये जो आपका अमिगडाला होता है ये वहां पे कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि इट लाइज, मतलब कि ये कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस, यानी कि ये क्या होता है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ऊपर हम देखेंगे उसके थोड़ा सा नीचे जो है ये लाई करता है, इट लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसके थोड़ा सा नीचे जो है ये मौजूद होता है। फिर आपने कहना है कि जो लिम्बिक सिस्टम होता है इसका मेनली काम क्या है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है। तो आपने कहना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, ठीक है। आपने कहना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, ठीक है, यानी कि जितने भी आपके इमोशंस हैं, ठीक है, लाइक आपकी एक तरह से हैप्पीनेस होगी, ठीक है, जो भी आपकी एक तरह से हैप्पीनेस होगी, ठीक है, आपकी एक तरह से सैडनेस होगी, उस सारी को मतलब कि कौन कंट्रोल कर होता है, वो होता है आपका एक तरह से अमिगडाला, ठीक है। कौन सा होता है आपका अमिगडाला। अमिगडाला के बारे में आपने तीन बातें याद रखनी है। क्या होता है कि आपने कहना है कि ये लिम्बिक सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो एलमंड जो ओवल शेप होता है, ये हाइपोथैलेमस से थोड़ा नीचे मौजूद होता है, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो भी आपका इसका पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का, जो अभी हम देखते हैं। तो फिर आपने कहना है कि इसका जो फंक्शन होता है वो आपकी क्या करता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है। मेनली आपकी जो इमोशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपकी हैप्पीनेस और आपकी जो सैडनेस होता है उसको क्या करता है, उसको एक तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको अमिगडाला के बारे में जो है वो समझ आ चुकी होगी। फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट्स के ऊपर कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। तो दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो होता है इसका एक तरह से हिप्पोकैम्पस। कौन सा होता है आपका एक तरह से हिप्पोकैम्पस। आपने कहना कि जो हिप्पोकैम्पस होता है
ये मतलब कि आपकी अमिगडाला से अराइज होता है या उसके जो है वो साथ ही मौजूद होता है, और ये मेनली जो है वो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि आपने पहले तो यहाँ पे लिखना है कि ये जो अमिगडाला होता है ना, सॉरी, आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है, इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से मेमोरी कार्ड, ठीक है, आपका एक तरह मेमोरी कार्ड ऑफ द ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपने देखे होंगे कि आपके जो है वो मेमोरी कार्ड वगैरह होते थे, ठीक है, जो मतलब कि हम यूज करते थे आपके डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर, वो सारी चीजें। तो अगर हम पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताएं आपके ब्रेन के अंदर जो है वो मेमोरी कार्ड कौन सा है, तो आपने कहना है कि आपका एक तरह से क्या होता है कि आपका हिप्पोकैम्पस होता है। कौन सा? आपका एक तरह से हिप्पोकैम्पस होता है। फिर हम जो है वो आपके हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ते हैं कि आपका हिप्पोकैम्पस आपके लिम्बिक सिस्टम में कहाँ पे मौजूद होता है। तो आपने कहना है कि इट अराइजेज, ठीक है, आपने जो पहले लिखना है कि इट अराइजेज और लाइज नियर टू, ठीक है, इट अराइजेज और लाइज नियर टू द, यानी कि किसके लाइज नियर टू द अमेगडाला, यानी कि जो हमने ऊपर अमेगडाला पढ़ा उसके साथ ये क्या होता है, मौजूद होता है। और ये कौन से काम करता है? आपने कहना है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, ये मतलब ये कौन से काम करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसको क्या करता है, उसको एक तरह से क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। यानी कि आपने सिंपली कहना है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, क्या होता है कि जो आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उस मेमोरी को, ठीक है, उस मेमोरी को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करना, वो आपके किसका काम है? वो जनाब आपके एक तरह से हिप्पोकैम्पस का काम है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को क्या आता है, अक्सर लोगों को जनाब उनको चीजें याद करना जो होती है वो काफी मुश्किल होती है, ठीक है, मतलब कि उनको जो है वो अभी उन्हें चीज को याद की तो फिर क्या होता है कि उनको वो चीज भूल जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनकी जो सारी मेमोरी होती है, ठीक है, वो उनकी एक तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है हिप्पोकैम्पस के अंदर, ठीक है। फिर मतलब कि अगर उनका उनको जो है वो चीजें जो है वो लंबे अरसे तक याद रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका हिप्पोकैम्प, वो इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सारी जो आपकी मेमोरी होती है वो आपकी हिप्पोकैम्पस के अंदर चली जाती है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो चीजें हैं वो लंबे अरसे तक याद रहती हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं मतलब कि जिनका हिप्पोकैम्पस सही नहीं होगा, तो उसके मतलब उनको जो चीजें होंगी वो कुछ अरसे के लिए याद रहेंगी, फिर बाद में क्या होती हैं, भूल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप अक्सर देखते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ जो है ना वो बचपन में ऐसा वाकयात हुए थे, या मुझे जो है बचपन की ऐसी ऐसी चीजें जो है वो याद हैं। तो दूसरा जो बच्चा है वो कहता है कि, या दूसरा जो लड़का है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं यार मुझे तो बचपन की कोई चीज याद ही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चा जिसको वो बचपन की सारी चीजें याद है, तो इसका मतलब उसका जो हिप्पोकैम्पस है वो वेल ट्रेन्ड है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन वो बच्चा जिसको वो कहता है कि यार मुझे तो कोई चीज याद ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है, तो उसका मतलब कि आप कह सकते हैं जो हिप्पोकैम्पस है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, लेस एक्टिव है, वो थोड़ा सा कम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको अपनी कहना है कि इसलिए इसको कहते हैं मेमोरी कार्ड ऑफ द ब्रेन होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। फिर हम आते हैं आपके एक तरह से दूसरे जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आपने कहना कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसके अंदर हमने पढ़ना है, वो होता है आपका एक तरह से थैलेमस, ठीक है। यानी कि कौन सा हम लिम्बिक सिस्टम के अंदर पार्ट्स पढ़ेंगे, वो होगा आपका एक तरह से थैलेमस। क्या आपका थैलेमस क्या होता है? देखो आपने कहना कि जो थैलेमस होता है इसको हमने मतलब कि काफी दफा डिस्कस भी कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो आपने सिर्फ इसके अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है ना, आपने के अंदर जो थैलेमस होता है ना, ये भी आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। और ये क्या करता है, ये मतलब कि क्या करता है कि मतलब कि इसका जो मेनली काम होता है ना, ये रेगुलेट करता है, यानी कि ये जो आपका थैलेमस होता है ये रेगुलेट करता है किस चीज को, आपकी स्लीप को, यानी कि जो आप सो रहे होते हो उसको एक तरह से रेगुलेट करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को, ठीक है, मतलब कि आपकी एक तरह से जो कॉन्शियसनेस होती है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है। और आपकी एक तरह से अलर्टनेस को, यानी कि आप कितने अलर्ट हैं, ठीक है, आपकी एक तरह से अलर्टनेस को, ठीक है, वो एक तरह से कितने आप अलर्ट हैं, और ये सारी चीजें आपको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, और ये आपका एक तरह से थैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इस बात को अभी मैं आपको समझाता हूँ, स्लीप, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस वगैरह, ठीक है। फिर आपने कहना कि ये क्या होता है कि ये रिले सेंटर होता है। हमने पढ़ा था ना कि ये आपका थैलेमस जो होता है ये आपका रिले सेंटर भी होता है। ये क्या होता है कि आपका रिले सेंटर होता है फॉर मैनी सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत सारी जो एक सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए रिले सेंटर होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे रुकती है। ये उसको जनाब मतलब कि देखता है कि यार ये इंफॉर्मेशन जो है ये ठीक है नहीं ठीक, इसको आगे आपके हायर जो सेंटर ऑफ द ब्रेन है वहां पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अगर उसको आगे जाना चाहिए तो ये कौन सी सेंसेशन, अगर पेन की है तो उसको पेन सेंटर तक जाना चाहिए, आपकी हेयरिंग की है तो उसको हेयरिंग सेंटर तक जाना चाहिए, ठीक है।
अगर वीएन की है तो उसको वीएन सेंटर तक जाना चाहिए। वो सारी चीजें क्या करता है आपका थैलेमस करता है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं रिले सेंटर ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। एक्सेप्शन क्या थी आपकी ओल्फैक्शन, ठीक है, जो आपकी ओल्फैक्शन थी वो आपकी क्या थी एक तरह से, वो मतलब कि आपकी एक तरह से एक्सेप्शनल केस थी, ठीक है। ये आपने इसके अंदर जो है वो सेंड आपने कहना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो है वो कहना है कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट इज द फिल्टर, ठीक है, यानी कि आपने कहना है कि इट एक्ट एज अ फिल्टर, यानी कि ये जो होता है ना आपका थैलेमस, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, यानी कि जिसमें आपका फिल्टर पेपर होता है ना, ठीक है, जो फिल्टर पेपर होता है उस तरह काम करता है फॉर मैनी इंफॉर्मेशन, यानी कि ये क्या करेगा, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको फिल्टर करेगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ये आपका एक तरह से फिल्टर, आपके ब्रेन के अंदर जो फिल्टर पेपर होता है ये फिल्टर की तरह क्या करता है, काम करता है, और सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके फिर ही आगे भेजता है, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से हाइपोथैलेमस के अंदर आती है इंफॉर्मेशन। फिर हम आगे आते हैं और आगे जिस मतलब के पार्ट को डिस्कस करेंगे, और दूसरा, हाँ, आपका थैलेमस, और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, रिलीज सेंटर, हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि आपकी अलर्टनेस होती है और कॉन्शियसनेस वगैरह। देखो आप जो है वो अक्सर जो है वो सो रहे होते हैं, ठीक है, अक्सर आप सो रहे होते हैं, तो ऊपर से आके मतलब कि आपको कोई जगह दे, ठीक है, तो आप फौरन से उठ जाते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब कि आपकी मतलब कि फौरन से कॉन्शियसनेस, हमने पढ़ा था ना स्लीप में क्या होता था, एक टेम्परेरी स्टेट थी। मैंने आपको लिखवाया था कि जो आपकी स्लीप थी वो क्या थी, एक टेम्परेरी स्लीप, टेम्परेरी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस थी। इनको अनकॉन्शियसनेस की जो है वो टेम्परेरी स्टेट थी। लेकिन जैसे ही ऊपर से आपको कोई उठाता है तो आप फौरन से कॉन्शियस हो जाते हो और आप अलर्ट हो जाते हो। तो वो आपके ब्रेन के अंदर किसकी वजह से होता है, वो आपके थैलेमस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, वो आपके थैलेमस की वजह से होता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो मतलब कि क्या था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो रात को देर तक मतलब कि काफी जो है वो देर से सोते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप रात को 3 बजे सो जाते हो, ठीक है, 3 बजे सोते हो, और आपकी सुबह जो है जनाब 8 बजे, जो 8:30 पे क्लास है, ऐसे ही है ना। यानी कि आप रात को बहुत देर से सोते हो और सुबह जनाब आपकी जो है वो अर्ली मॉर्निंग में क्लास है, 8:30 8 बजे क्लास है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि अलार्म वगैरह नहीं लगाते, और वो क्या करते हैं, तकरीबन जो है वो 8 बजे तक जो है या 8 बजे 20 मिनट तक जो है वो जाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड बना के सो जाते हैं, अपने थैलेमस को ये मैसेज पहुंचा के सो जाते हैं कि यार मैं जो है अभी जो है वो 3 बजे सो रहा हूँ। फिर मैंने क्या कर रहा है, मैंने जो है वो तकरीबन 8 बजे या 8:30 से पहले जो है वो उठना है। और वो क्या करता है, वो आपके थैलेमस को मैसेज आता है, ठीक है। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपकी जो आंख होती है ना वो तकरीबन आपकी तकरीबन 8 बजे खुल जाती है, आपने अक्सर नोट किया होगा। अगर फॉर एग्जांपल यानी कि अगर आप इसके ऊपर जो है वो कुछ और भी मतलब कि एग्जांपल सेट कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, मतलब कि अगर आप तो लेट सोते हो, फिर अगर आप सुबह की आपको जो है वो एक तरह से क्लास होती है, तो आप अलर्ट होके सोते हो, आप थोड़ा सा मतलब कि कॉन्शियस होके सोते हो कि यार मेरी सुबह क्लास है और मैंने इस वक्त लाजमी जागना है। तो वो आपके थैलेमस को मैसेज देता है। थैलेमस जो होता है वो इस इंफॉर्मेशन को मतलब कि एक तरह से, तो ये था आपका एक तरह से थैलेमस के अंदर आता है, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि यानी कि कोई जो लोग होते हैं ना वो आपको अक्सर तंग भी करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो मतलब कि कोई ऐसी बातें करते हैं मतलब कि जो बात करने वाली भी नहीं होती, ठीक है, मतलब कि थोड़ी चबले मारते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि एक अजीब सी बातें करते रहते हैं, ठीक है। और जब वो आप बातें करते रहते हैं ना, तो आप क्या करते हो, आपका जो थैलेमस होता है ना, मतलब कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या करते हैं, अक्सर बातें करते रहते हैं, फिर एक टाइम आता है कि आप जो उनकी बातों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, ऐसे ही है ना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त आपका होता है, ठीक है, वो अक्सर आपके साथ जो वो बातें करता रहता है और फजूल बातें करता रहता है, ठीक है। तो एक वक्त आता है कि जनाब आप जो है वो उसको एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब कि उसकी बात जो है वो आप सुनी अनसुनी कर देते हो, यानी कि उसकी प्रेजेंस या उसकी अब्सेंस आपके लिए कोई मायना भी नहीं रखती, ठीक है। क्योंकि आप उस दौरान क्या करते हो, जब वो इनिशियली आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता है, तो आपका जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस उसको एक तरह से क्या आपको अलर्ट कर देता है, आपको क्या करता है, अलर्ट कर देता है, यार ये मेरे साथ बातें कर रहा है तो मैंने इसको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। लेकिन
बाद में आपको पता चलता है कि यार ये तो फजूल बंदा है, यानी कि ये तो मतलब सही बातें ही नहीं करता, और इसकी मतलब की बातें जो है वो कोई मायना ही नहीं रखती। तो आपका जो थैलेमस होता है वो इस तरह ट्रेन हो जाता है तो कि वो आपका जो है वो बंदे की जितनी जो बातें होती है उसको आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। आपने अक्सर नोट भी किया होगा। तो वो सारा किस वजह से होता है? आपके थैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपने समझ लेना है कि आपका ये सारा जो चीजें हो रही होती है वो क्यों हो रही होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब आपका क्या होता है, थैलेमस हो गया। अब हम फोर्थ एरिया के ऊपर आते हैं। आपका कौन सा होता है? आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है आपका? एक तरह से हाइपोथैलेमस। क्या आपका जो हाइपोथैलेमस होता है इसका क्या सीन होता है? देखो, हाइपोथैलेमस को जो है हम डिटेल से पढ़ चुके हैं इसका सारा निजाम, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये कहना है कि यार ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, ये भी आपके लिम्बिक सिस्टम का क्या है? आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। और हमने ये भी देखा था कि ये आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शंस होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सेक्रीशंस होती है उनको क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। हमने कहा था कि ये आपका मास्टर ग्लैंड होता है, जबकि हाइपोथैलेमस आपका बिग बॉस होता है। क्या होता है कि आपके एक तरह से बिग बॉस होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी में जितनी भी सक्रीशन हो रही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, उसको क्या कर रहा होता है? एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता था, ठीक है, हाइपो जो थैलेमस होता था इसमें ये इसके अंदर जो है वो कुछ खास न्यूक्लियस भी होते थे, ठीक है। यानी कि जिसने हमने पढ़ा था कि आपका कोर्टिकल न्यूक्लियस होता था, ठीक है, जो क्या करता था आपकी बॉडी के अंदर जनाब जो सारा आपका कंट्रोल कर होता था उसको, ठीक है। यानी कि प्री आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता था, ठीक है। यानी कि अभी आपने लिखना है कि ये जो आपका होता है ना हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करता है? कंट्रोल कर होता है, ठीक है। आपने लिखना है कि ये आपके किसको, जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर होता है, यानी कि जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर होता है या आपका एक तरह सेक्सुअल रिस्पॉन्स होता है, उसको क्या करता है? उसको एक तरह से कंट्रोल करता है। अब हमने वहां पे पढ़ा था कि आपके जो हाइपोथैलेमस होता है उसके पास क्या होता है? उसके उसके पास होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। क्या होता है आपका? एक तरह से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो आपका जीएनआरएच रिलीज करता था। जीएनआरएच फिर आगे एफएसएच और एलएच रिलीज करवाता है, वो सारा सीन होता था, हमने वहां पे पढ़ा था। तो आपने कहना है कि ये इसका काम एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करना, आपकी सेक्सुअल रिस्पांस को कंट्रोल करना, सेक्सुअल बिहेवियर को रिस्पांस करना प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस की मदद से, और दूसरा आपको हंगर वगैरह, ठीक है, आपको हंगर वगैरह, ठीक है, आपकी थर्स्ट वगैरह जो चीजें हमने पढ़ी थी उनको एक तरह से कंट्रोल करना वो आपके हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे सारी चीजें लिख लेनी है, वहां से देखकर आपको जो हाइपोथैलेमस वाला हमने सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। आई होप सो कि आपको जो है हाइपोथैलेमस के बारे में जो है वो चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अब आपका कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर रह गया, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो है वो पांचवा स्ट्रक्चर, वो होता है आपका सिंगुलेट गायरस, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है? वो होता है आपका एक तरह से सिंगुलेट गायरस, ठीक है। क्या होता है कि सिंगुलेट गायरस? अब सिंगुलेट गायरस के बारे में आपने जो है वो कुछ बातें याद रखनी है। आपने कहना कि ये जो सिंगुलेट गायरस होता है ना, ये भी आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन ये इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो आर्क लाइक होता है, ठीक है। यानी कि आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक आर्क होती है ना इस तरह, मतलब कि इस तरह जो होती है आर्क, तो ये एक तरह से आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आपने कहना कि ये क्या है? आपका एक तरह से इस तरह आर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो हम ऊपर देखेंगे। फिर आपने कहना कि ये जो सिंगुलेट गायरस होता है ये जनाब आपके बॉडी के अंदर कुछ मतलब कि मतलब थोड़े बहुत जो इसके फंक्शंस होते हैं उसको आपने देख लेना है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ इमोशंस वगैरह को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेनली आपका मैगडेला होता है, मेनली क्या होता है कि आपका मैगडेला होता है वो इमोशन को कंट्रोल करता है, लेकिन आपका सिंगुलेट गायरस भी आपके इमोशन वगैरह को कंट्रोल करता है। देखिए, आपका जो एक तरह से इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, फर्ज में मैं इस तरह आपको लिख देता हूँ, क्या होता है कि आपके इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। यानी कि जब आपको पेन वगैरह होती है, इमोशनल रिस्पॉन्स टू पेन, यानी कि जब आपको बहुत ज्यादा दर्द वगैरह होता है, पेन वगैरह होती है, उस वक्त जो आपका रिस्पॉन्स होता है इमोशनल, वो आपका सिंगुलेट गायरस के पास होता है। दूसरा आपका एक तरह से जो भी आपका अग्रेसिव बिहेवियर होता है, ठीक है, यानी कि उसको रेगुलेट करना, रेगुलेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। यानी कि जो भी आपका अग्रेसिव, यानी कि आप जब गुस्से में होते हो, हमने पढ़ा था ना कि आपके एंगर को भी कंट्रोल करता है, किसको? आपके एक तरह से एंगर को भी कंट्रोल करता है। तो आपने कहना कि जो भी आपका एंगर यानी कि अग्रेशन वगैरह का जो बिहेवियर होता है उसको एक तरह से रेगुलेट करना, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो आपको ठंडा करना, वो भी आपके सिंगुलेट गायरस का क्या है? काम है, ठीक है। ये आपने कहना है। दूसरा आपकी एक तरह से डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आपकी एक तरह से डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी आपके पास होती है, ठीक है, आप किसी चीज का जो फैसला करते हो वो भी आपके सिंगुलेट गायरस यानी कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि ये क्या है? आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपकी इमोशन को कंट्रोल करता है, आपकी पेन के जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, आपको जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है उसको एक तरह से रेगुलेट करना, डिसीजन मेकिंग यानी कि आपका एक तरह से जो डिसीजन वगैरह होता है उसको एक तरह से
मेक करना, ये किसके पास होता है? ये आपका सिंगुलेट गायरस के पास होता है। फिर हम जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट जो लास्ट स्ट्रक्चर इसके बारे में देख लेते हैं, वो अपने कहने एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब होता है, ठीक है, ओल्फैक्टरी बल्ब। यानी कि ओल्फैक्टरी बल्ब, जिस तरह आपको मतलब कि नेम से पता चल रहा है कि ये आपकी ओल्फैक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल सेंसेशन। सिर्फ आपने लिखना है ये आपकी स्मेल सेंसेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में जो है वो कुछ बातें याद रखनी है कि आपका जो ये होता है आपका जो लिम्बिक सिस्टम के जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और फिर इसके जो है वो किस पार्ट्स जो होता है उसका जो इंपॉर्टेंट मैंने स्ट्रक्चर बताया वो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं। लास्ट पे जो है ना इसके मतलब कि हम जो है वो सारे मिक्स मतलब कि इकट्ठे कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक तो आपने कहना है फीलिंग्स, ठीक है, आपने लिख लेना कि ये जो है इंपॉर्टेंट यही चीजें अगर आप याद कर लो, और इसके मतलब कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बताने लगा हूँ, इनको आप याद कर लो, इनके स्ट्रक्चर को याद कर लो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो ये मोर देन एनफ होगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले आपने कहना कि आपकी फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि आपकी जितनी भी फीलिंग्स होती है आप समझ सकते हो, उनको कंट्रोल करना वो किसके पास होता है, लिम्बिक सिस्टम के पास, ठीक है। दूसरा आपकी फीडिंग को, ठीक है, यानी कि आपकी फीडिंग्स वगैरह को, यानी कि फीलिंग अमेगडेला अमेगडेला और आपका सिंगुलेट गायरस वगैरह कंट्रोल फीडिंग, यानी कि आपने कब क्या खाना है, ठीक है, आप कब भूखे हो, आपको भूख लगी है, आपने जो है वो खाना है, आपकी जो भूख है वो आपको भूख वगैरह नहीं लगी, आपने अब नहीं खाना, वो सारी जो एक तरह से हंगर को कंट्रोल करना, उस हंगर को रेगुलेट करना, आपकी एपिटाइट को जो है वो रेगुलेट करना, आपकी फीडिंग को रेगुलेट करना, वो आपके किसके पास होता है, वो आपके लिम्बिक सिस्टम के पास होता है। और मेनली इसका जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में हमने डिटेल से पढ़ा है, इसके पास ये सारा सीन होता है, ठीक है। फिर आपने कहना कि ये तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने कहना कि आपकी मेमोरी को, ठीक है, क्या होता है कि आपकी एक तरह से मेमोरी को कंट्रोल करना, यानी कि स्पेशली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट कर देना लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो आपके किसके पास होता है, वो आपके लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में भी कौन सा पार्ट होता है, हमने पढ़ा है आपके हिप्पोकैम्पस के पास होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में क्या होगा कि अगर उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, ठीक है, उसका एक तरह से हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, हिप्पोकैम्पस डैमेज होने की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था डिमेंशिया, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं डिमेंशिया कहते हैं। तो इसको ये आपने याद रखना, यानी कि आपकी मेमोरी को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करना, अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो आपका डिमेंशिया हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके फोर्थ नंबर के ऊपर के कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। दूसरा आपने कहना है कि आपको एक तरह से मोटिवेट रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि आपकी जो मोटिवेशन होती है उस मोटिवेशन को आपको प्रॉपर करना, ठीक है, आपकी मोटिवेशन को रेगुलेट करना, आपको मोटिवेट रखना, वो किसका काम है, वो भी आपके लिम्बिक सिस्टम का ही काम है, ठीक है। आपकी प्लेयर, ठीक है, आपके एक तरह से प्लेयर्स वगैरह को जो हमने अमेगडाला में पढ़ा था, ठीक है। दूसरा आपने कहना है कि आपकी सैडनेस, ठीक है, वही आपकी फीलिंग वगैरह आ जाती है, सैडनेस को कंट्रोल करना, ठीक है। आपके सेक्सुअल अरोजल को, ठीक है, जो आपका दूसरा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। तो ये आपने एक तरह से लिख लेना इनको, सेक्सुअल अरोजल वगैरह को कंट्रोल करना, ये किसके पास होता है, ये आपने कहना है कि आपके एक तरह से इसके पास होता है, लिम्बिक सिस्टम के पास, और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के पास होता है, ठीक है। तो ये था आपका लिम्बिक सिस्टम। आई होप सो कि आपको जो वो लिम्बिक सिस्टम के बारे में जो वो समझ आ चुकी होगी कि आपका लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनका क्या सीन होता है, ठीक है। और आप मुझे जल्दी से बता दें, आप इसे किसी का क्वेश्चन वगैरह तो वो बता दें, फिर हम जो है कंटिन्यू। ओके जी स्टूडेंट, अब हम जो आपका मजीद टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से डोपामिनर्जिक पाथवे, कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिनर्जिक पाथवे मौजूद हैं। तो जो है वो डिफरेंट डोपामिनर्जिक पाथवे, यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, कौन सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, कि डोपामिनर्जिक पाथवे एक ऐसे पाथवे हैं जिनके अंदर डोपामीन जो है वो रन करता है, डोपामीन जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सब के अंदर डोपामीन तो ट्रेवल कर होगा, लेकिन जो डोपामीन एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर जब ट्रेवल कर होगा तो एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर फिर आपका वो जो सिस्टम है या वो सोरा जो वो जो आपका एक तरह से पाथवे है, जब वो पाथवे डैमेज हो जाएगा, डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स आएंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो पहला आपका होगा लाइक सिस्टम होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे आपका एक तरह डोपामिनर्जिक पाथवे में होगा आपका एक तरह से
मीजोकोर्टिकल पाथवे, ठीक है यार। इसने यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ना वो नहीं दिखाया, लाइक वो पिक्चर वगैरह नहीं बनाई हुई, ठीक है। जो न्यू एडिशन है उसके अंदर जो है वो डोपामिनर्जिक पाथवे की सारी जो है चीजें उसने बनाई हुई हैं, ठीक है। उसने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। तो आपने जो है वो, मैंने तो समझा है कि आपकी बुक के ऊपर बना होगा, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे चीजें जो है वो इमेजिन कर लेनी है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा आपका एक तरह से मीजोकोर्टिकल पाथवे। कौन सा पाथवे पढ़ेंगे डोपामिनर्जिक का? होगा आपका मीजोकोर्टिकल पाथवे। मीजोकोर्टिकल पाथवे, आपने जो पहला यहाँ पे चीज याद रखनी है कि मीजोकोर्टिकल पाथवे जो है वो एक तरह से ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने जो पहला आपने मीजोपोर्टिकल पाथवे के बारे में याद रखना है ना, आपने कहना जो मीजोपोर्टिकल पाथवे है इसकी एक तरह से ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। यानी कि पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा आपका एक तरह से ओरिजिन ऑफ द मीजोपोर्टिकल पाथवे, कि आपका जो मीजोपोर्टिकल पाथवे है इसकी ओरिजिन कहाँ से है, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे है, यानी कि आपके ब्रेन के अंदर ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो आपने कहना है कि ये जो आपका मीजोपोर्टिकल पाथवे है ये आपके वेंट्रल टेगमेंटम एरिया, ठीक है, जो आपका एक तरह से वेंट्रल टैगमेंटम एरिया होता है उस वेंट्रल टैगमेंटम एरिया से ओरिजिनेट होता है। और वेंट्रल टैगमेंटम एरिया आपको पता है कि जो आपका मिड ब्रेन है, कौन सा आपका जो मिड ब्रेन है उस मिड ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो मीजोकोर्टिकल पाथवे है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ये एक ऐसा डोपामिनर्जिक पाथवे है जिसकी जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है आपकी जो वेंट्रल टैगमेंटम एरिया, जो मिड ब्रेन के जो पार्ट होता है वहां से एक तरह से ओरिजिन होती है। फिर ये कहाँ से इंसर्ट हो जाता है, यानी कि ये कहाँ तक जाता है, कहाँ पे जाके इसकी एंडिंग हो जाती है। तो आपने कहना है ये आपका एक तरह से प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से प्री फ्रंटल, ठीक है, जो आपका एक तरह से प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है उस प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के अंदर जाके एंड हो जाता है। और जो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है वो आपके फ्रंटल लोब का पार्ट है, किसका? जो आपकी फ्रंटल लोब होती है उस फ्रंटल लोब का क्या है, पार्ट है, ठीक है। आपने कहने के मीजोकोर्टिकल पाथवे, मैं आपको जो है वो स्लो स्लो ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, तो आपको समझना आसान होगा। तो आपने कहना कि ये मीजो आपका वेंट्रल टेगमेंटम एरिया मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और आपके फ्रंटल लोब में जाता है। और फ्रंटल लोब में एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, उस प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में जाके एक तरह से एंड हो जाता है, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर आपने कहना कि ये जो मीजोकोर्टिकल पाथवे है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि इसके जो है वो फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आपने कहना कि ये जो मीजोकोर्टिकल पाथवे होता है ना, इसके अंदर जो डोपामीन ट्रेवल करता है वो डोपामीन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो आपने कहना कि जो आपकी मोटिवेशन और आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपकी एक तरह से मोटिवेशन होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी मोटिवेशन होती है, जो आप खुद को मोटिवेट करके रखते हो, यानी कि जो आपकी एक तरह से मोटिवेशन होती है, प्लस जो आपको एक तरह से सोशल इंटरेक्शन होती है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, यानी कि आप जो लोगों से जो बोलते मिलते हो, जाके बातें वगैरह करते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, वो सारा आपका मीजोकोर्टिकल पाथवे की वजह से हो रहा होता है। जो आप खुद को जो है वो मोटिवेट करके रखते हो, वो मीजोकोर्टिकल पाथवे की वजह से आप क्या करते हो, खुद को एक तरह से मतलब मोटिवेट करके रखते हो। उसमें जो डोपामीन जार होता है उसके थ्रू आप जो है वो खुद को मोटिवेट करके रखते हो, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक याद रखना है कि मीजोकोर्टिकल जो पाथवे होता है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, और एक तरह से इसके जो है वो लाइक इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये पहला जो पाथवे हमने पढ़ा वो कौन सा था, वो आपका एक तरह से मीजोकोर्टिकल पाथवे था। कौन सा? मीजोकोर्टिकल पाथवे था, ठीक है। इसको आपने इस तरह जो है वो याद करना है, ठीक है। बाद में आपको जब वो चीजें जब मैं आपको बताऊंगा ड्रग्स, तो आपको याद करना आसान होगा। अब जो दूसरा पाथवे हम पढ़ेंगे वो होगा आपका मीजोलिम्बिक पाथवे। कौन सा होगा पाथवे? वो होगा आपका एक तरह से मीजोलिम्बिक पाथवे। कि आपको जो मीजोलिम्बिक पाथवे है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसका सारा क्या काम होता है। तो आपने कहना है कि यार जो मीजोलिम्बिक पाथवे है ना, ठीक है, जो मीजोलिम्बिक पाथवे, ठीक है, जो मीजोलिम्बिक पाथवे है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो इसकी पहले अपनी ओरिजिन लिखनी है। तो आपने कहना कि मीजोलिम्बिक पाथवे है जिसकी ओरिजिन क्या है। आपने कहना कि यार ये भी आपके वेंट्रल टेगमेंटम एरिया, जो आपका वेंट्रल टेगमेंटम एरिया होता है वहां से ओरिजिनेट होता है। जो वेंट्रल टेगमेंटम एरिया कहाँ से? आपके मिड ब्रेन के अंदर है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होता है। और कहाँ तक चला जाता है? ये चला जाता है आपकी आपकी जो बेसल गैंग्लियन न्यूक्लियस अक्युम्बेंस होता है। क्या होता है आपका? न्यूक्लियस
अक्यूम्बेंस होता है। हमने पढ़ा था ना कि आपका जो है वो न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस होता था, किसके अंदर, जो आपका सीपी के दरमियान, जो आपके एक तरह से कोडेट न्यूक्लियस और आपका जो है वो प्यूटम न्यूक्लियस के दरमियान जो एक तरह से न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस होता है, उसके अंदर चला जाता है, जो कि किसका पार्ट है, आपके बेसल गैंग्लिया का। हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये आपका जो है मीजोलिम्बिक पाथवे, ये मीजोलिम्बिक पाथवे एक ऐसा डोपामिनर्जिक पाथवे है जो वेंट्रल टेगमेंटम एरिया यानी कि मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और बेसल गैंग्लिया के जो न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस होता है वहां पे जाके एक तरह से इंसर्ट हो जाता है, वहां पे जाके ये एंड हो जाता है। फिर आपने इसके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन याद करने हैं, ठीक है। ये फंक्शन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको रिलेट करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग से तो आपको जो है वो समझना आसान होगा। तो आपने कहना कि यार इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो आपके एक तरह से ये क्या करता है, ये जनाब आपकी जितने भी कोग्निटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका एक तरह से कोग्निटिव, ठीक है, यानी कि कोग्निटिव, ठीक है, कोग्निटिव का क्या मतलब होता है, जो आप चीजों को स्टोर करके रखते हो, यानी कि आपने कोग्निटिव या आपकी मेमोरी, ठीक है, जो आपकी एक तरह से कोग्निटिव होगा, मेमोरी फंक्शंस होंगे, या आपकी थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, यानी कि हमने कल पढ़ा था आपकी कोग्निटिव के बारे में, ये सारी चीजें एक ही है। आपने कहना कि जो आपकी कोग्निटिव एबिलिटी होती है, यानी कि जो आपकी सोचने की या समझने की, ठीक है, या आपकी सोचने की, समझने की और चीजों को याद रखने की जो एबिलिटी होती है, वो डोपामीन के वजह से होती है। डोपामीन जो होता है वो कौन से पाथवे से ट्रेवल करके ये सारा काम करवाता है, तो आपने कहना है कि मीजोलिम्बिक पाथवे। कौन सा होता है आपका एक तरह से मीजोलिम्बिक पाथवे। तो ये आपने मीजोलिम्बिक पाथवे को याद करना है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह आपका सारा सीन होता है। अब हम आते हैं दूसरे तीसरे आपकी इंपॉर्टेंट इसके पाथवे के ऊपर, ठीक है। जो तीसरा पाथवे होगा वो उसने बताया नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। कौन सा होगा आपके नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, कि जो आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे होता है इसकी कहाँ से लेकर कहाँ तक ओरिजिन है और उसके सारा क्या फंक्शन है। तो आपने कहना कि यार ये जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे है ना, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, इसकी आपने कहना कि इसकी जो एक तरह से ओरिजिन होता है वो कहाँ से होती है। आपने कहना कि ये जनाब आपका एक तरह से सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, जो आपके एकदम सब्सटेंशिया, ठीक है, आपने लिखना है कि जो आपका सब्सटेंशिया, ठीक है, जो आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। और सब्सटेंशिया नाइग्रा हम कितनी दफा पढ़ चुके हैं, कहाँ पे होता है आपका, जो होता है मिड ब्रेन, ठीक है, जो आपका मिड ब्रेन होता है वेंट्रल टैगमेंटम एरिया के साथ जो पड़ा होता है, जो डोपामिन को रिलीज करता था, याद है हमने जो टेबल पढ़ा था। तो वहां से जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, ठीक है, जो वेंट्रल टेगमेंटम के पास पड़ता है मिड ब्रेन में, वहां से आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक एंड हो जाता है, यानी कि इसकी जो इंसर्शन कहाँ पे होती है। तो आपने कहना है कि ये जहाँ मतलब कि कहाँ पे जाके ये एंड हो जाता है, आपने कहना डोर्सल स्ट्राइएटम, ठीक है, यानी कि जो आपका डोर्सल स्ट्राइएटम होता है, ठीक है, जो आपका डोर्सल स्ट्राइएटम होता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। हमने पढ़ा था ना कि जो आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे ये नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता था और आपके उसमें डैमेज हो जाता था पार्किंसन में। आपने कहना है कि ये सब्सटेंशियल नाइग्रा से जाता है डोर्सल स्ट्राइटम जो फोर ब्रेन के अंदर जाके एंड हो जाता है। फिर आपने कहना है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने याद करने हैं, ठीक है, यानी कि जो नाइग्रोस्ट्राइटल का है पाथवे, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आपने याद करना है, ये आपकी मूवमेंट करवाता है, ठीक है, यानी कि जो इसके थ्रू आपका डोपामिन ट्रेवल करेगा ना, वो डोपामिन आपके मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और आपकी मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमने जो है वो डोपामिन आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग अभी यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो वो आपको समझना आसान होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको तीनों पाथवे की समझ आ चुकी होगी। फिर हम आते हैं आपके लास्ट पाथवे के ऊपर, कि आपका जो फोर्थ नंबर के ऊपर जो डोपामिनर्जिक पाथवे हुआ है ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। कौन सा है, वो है आपका ट्यूबिरो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। कौन सा है, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। आपने कहना कि यार ये जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे है ना, इसकी जो ओरिजिन होता है, इसका एक तरह से जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। आपने कहना यार ये ट्यूबरो इनफंडिबुलर जो पाथवे होता है ये हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस, इसको आपने लाजमी समझना है क्योंकि ये अक्सर आ जाता है डिफरेंट सिस्टम के अंदर, इसकी रिलेशन है, तो आपको यहाँ पे लाजमी पता होना चाहिए। हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एंड हो जाता है। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें जाके एक तरह से एंड हो जाता है ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। आपने कहना है ये ऐसा डोपामिनर्जिक पाथवे है जिसमें डोपामीन जो होता है वो ट्रेवल करता है, हाइपोथैलेमस से वो डोपामिन जाता है और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां पे जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है और इसके फंक्शन, ठीक है, अपने फंक्शन के ऊपर आना कि इसके जो है वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। आपने कहना कि ये जो होता है ना ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। एक तो आपने लिखना है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट
आपने कहना ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, या फिर आपने कहना कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है दी रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है, या फिर आपने कहना कि ये क्या करता है, रिलीज करता है। आपने इस तरह इसको लिखना है, इनहिबिट करता है या रिलीज करता है प्रोलैक्टिन को, ठीक है। आपका रिलीज करता है या रिलीज मतलब इनहिबिट करता है या रिलीज करता है प्रोलैक्टिन को इन इन वेल कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, इन वेल कंट्रोल्ड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझाता हूँ। वेल कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, इन वेल कंट्रोल्ड मैनर या पाथवे। देखो आपने कहना कि ये जो आपका होता है ना ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे, ये आपका हाइपोथैलेमस से आता है और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे जाके एंड हो जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इसके अंदर जो डोपामीन होता है, डोपामीन जो होता है जब वो हाइपोथैलेमस से ट्रेवल करके आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं आपका प्रोलैक्टिन। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन जो आपका होता है ना, आपका डोपामीन, डोपामीन आपकी प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन करता है, इस प्रोलैक्टिन को सक्रीट नहीं होने देता। यानी कि आपकी प्रोलैक्टिन को इतना से सक्रीट नहीं होने देता। जब भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा होने लगता है तो ये आता है और उस प्रोलैक्टिन की सक्रीशन को इनहिबिट करता है। वो प्रोलैक्टिन नॉर्मली आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, क्या होता है कि मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है वो करवाता है, ठीक है जी। आपने इस तरह इसको समझना है। आई होप सो कि आपको जो वो तीनों पाथवे जो सॉरी जो फोर्थ डोपामिनर्जिक पाथवे उनका यहाँ पे जो एक तरह से मैं थोड़ी बात बहुत बातें आपको बताई वो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब हम अप्लाई करते हैं, हम जो है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स को किसको हम अप्लाई करते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं आपकी एक तरह से एंटी साइकोटिक ड्रग्स को। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका साइकोसिस होता क्या है आपको जो साइकोसिस होता है वो होता क्या है। देखो हमने पढ़ा था कि जो आपका साइकोसिस होता है, इस साइकोसिस में होता कुछ यूं था कि साइकोसिस में जो आपका डोपामीन था ना, ठीक है, आपका जो डोपामीन था, जो आपका डोपामीन था उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता था। ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा था कि जो साइकोसिस होती है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो डोपामीन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता था। जब आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन का लेवल ज्यादा हो जाता था तो पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा साइंस और सिम्टम्स आते थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाता था। उसको हेलोसिनेशन होती थी, ऐसे ही है ना, उसको क्या होती थी, हेलोसिनेशन होती थी। हेलोसिनेशन भी दो तरह की होती थी, विजुअल हेलोसिनेशन होती थी, ठीक है, एक तरह से विजुअल, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। विजुअल आपकी एडिटोरी हेलोसिनेशन, विजुअल होती थी, एडिटोरी हेलोसिनेशन होती थी, विजुअल हेलोसिनेशन, एडिटोरी हेलोसिनेशन। उसको डेल्यूजन होती है, उसको एल्यूजन होती है, ठीक है, उसको क्या होती है, डेल्यूजन होती है, उसको हेलोसिनेशन होती है, ये सारी चीजें होती हैं। सिर्फ यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा टच करवा देता हूँ क्योंकि वहां पे हमने डिटेल से पढ़ा था। आप हम आपने कहना है कि जब भी आपका जो साइकोसिस होता है इसमें डोपामीन का लेवल ज्यादा होता है। जब डोपामीन का लेवल ज्यादा होता है तो आपका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें हेलोसिनेशन आ जाती है, यानी कि वो उसमें जो है वो विजुअल हेलोसिनेशन भी होती है और एडिटोरी हेलोसिनेशन भी होती हैं, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट बता चुका हूँ आपके जो सीवीएस की जो ड्रग्स पी थी वहां पे, ठीक है। अब हम आते हैं कि यार आपकी जो साइकोसिस होता है ना इसके में मेनली आपका कौन सा पाथवे जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। याद रखें जो आपका मीजोलिम्बिक पाथवे है, ठीक है, यानी कि जो हमने पढ़ा था आपका मीजो ये वाला मीजोलिम्बिक पाथवे, ठीक है। जब भी आपका आपका जो साइकोसिस का जो पेशेंट होता है ना इसके अंदर क्या होता है कि जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, ठीक है, यानी कि जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, जब ये मीजोलिम्बिक पाथवे डैमेज होता है, यार ये क्यों नहीं चल रहा। तो आपने कहना है कि आपका जो साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस में जब आपका मीजोलिम्बिक पाथवे, जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, ये इसका जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है। यानी कि साइकोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका मीजोलिम्बिक पाथवे है इसका जो फंक्शन होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जब इसका फंक्शन अल्टर्ड हो जाता है तो इसका जो फंक्शन होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि ये हाइपर फंक्शनल हो जाता है। यानी कि हाइपर फंक्शनल हो जाता है। जब हाइपर फंक्शनल हो जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो डोपामीन का जो लेवल है, इसके अंदर जो डोपामीन का जो लेवल है वो भी ज्यादा हो जाएगा। जब इसके अंदर जो डोपामीन का जो लेवल है जब वो ज्यादा होगा तो आप मुझे ये बताएं, अब मेसोलिम्बिक का नॉर्मल काम क्या था, उसने कोग्निटिव यानी कि उसने आपको जितनी भी आप सोचते हो, आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग, उसको सबको कंट्रोल करना होता था। नॉर्मली ऐसे ही होता था ना। अब क्या हो रहा है कि यार मीजोलिम्बिक के अंदर जो है वो आपका डोपामिन ज्यादा हो रहा है। जब डोपामिन का लेवल ज्यादा हो रहा है इसका मतलब वो जो पेशेंट होगा ना वो बहुत ज्यादा सोचेगा, वो बहुत ज्यादा सोचेगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम एक तरह से कहते हैं हेलोसिनेशन हो जाता है। उसको जो छोटी छोटी जो बातें होगी ना वो मतलब कि याद करेगा, ठीक है, यानी कि वो देखेगा कि यार ये जो मेरे सामने जो बिल्ली जा रही है ना, इसमें इसने जब मैं मतलब कि लास्ट टाइम कहीं अपने काम पे जा रहा था ना तो इसने क्या किया था, मेरे सामने काली बिल्ली आई थी तो मेरा वो काम नहीं हुआ था।
तो अब वो क्या करेगा, अब दोबारा से जब उस वो सारी जो मतलब कि वो सारा जो सिस्टम होगा ना, बिल्ली का गुजरना, उसका काम का ना होना, वो उसकी मेमोरी के अंदर चला जाएगा। जब उसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो जब वो दोबारा एक काम करने चला जाता है, तो वो कहता है, या वो सोचता रहता है, यार कहीं मेरे सामने जो है दोबारा काली बिल्ली ना आ जाए और मेरा वो काम जो है वो रह ना जाए। तो वो मतलब एक तो उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम हेलोसिनेशन, डेल्यूजन, शिजोफ्रेनिया वगैरह जिसको हम कहते हैं। तो आपने कहना है कि साइकोसिस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें मीजोलिम्बिक, कौन सा पाथवे, डोपामिनर्जिक पाथवे का, मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर डोपामिन का लेवल ज्यादा होता है। डोपामिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो मीजोलिम्बिक के नॉर्मल फंक्शन है वो ओवर हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ये आपकी सारी की जो साइंस और सिम्टम्स होती है वो साइकोसिस के अंदर आती है, वो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ साइकोसिस वगैरह का। अब यानी कि आपने कहना है कि अब हमने देनी है एंटी साइकोटिक ड्रग। क्या हमने देनी है, अब हमने देनी है उस पेशेंट को एक तरह से एंटी साइकोटिक ड्रग। अब मुझे ये बताएं, जो एंटी साइकोटिक ड्रग होंगी, जो एंटी साइकोटिक ड्रग होंगी, यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग कौन कौन सी, ऐसी ड्रग जो डोपामीन के लेवल को कम करेंगी। यानी कि कौन कौन सी ड्रग, मैं आपको कुछ ड्रग्स लिखवा देता हूँ, तो आपने कहना कि आपकी एक तरह से आपका एक तरह से क्लोरप्रोमाजीन आती थी, हमने पढ़ा था ना कि आपके एक तरह से क्लोर परोमा, ठीक, क्लोरप्रोमाजीन आती है, क्लोरप्रोमाजीन होगी, ये भी आपकी क्या है, एक तरह से एंटी साइकोटिक ड्रग है, ठीक है। हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी एक तरह से, क्लोरोपेराजीन हो गया, थायरिडाजीन, ठीक है, क्लोपेराजीन, थायोरीडा, ठीक है, थायोरिडाजीन, रेस्पेरिडोन, बिल्कुल रेस्पेरिडोन आपकी आती है, असिन असीनापाइन आती है, ठीक है, असीनापाइन आती है, रेस्पेरिडोन आती है, क्लोजापिन आती है, ठीक है, क्लोजापिन आती है, क्विटापिन आती है, ठीक है, ये सारी आपको पता है। ठीक है, आपने कुछ ड्रग लिखनी है, ठीक है, आपकी इसके अंदर ऐसी ड्रग जो एंटी साइकोटिक में हम देते हैं, मतलब कि आपकी साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए, क्लोरपेरामाजीन जो है, क्लोरप्रोमाजीन है, थायोरिडाजीन है, रेस्पेरिडोन है, एरिपिप्राजोल है, ठीक है, और आपका है दूसरा क्लोनाज, आपका क्लोजापीन है, ये सारी चीजें, क्विटापीन है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, ये कौन सी है, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। अब वो जो सारी एंटी साइकोटिक जो ड्रग होगी ना, वो क्या करेंगी, वो आपके मीजोलिम्बिक, जो आपका मीजोलिम्बिक सिस्टम है, इस मीजोलिम्बिक सिस्टम के अंदर जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं, उन डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, यानी कि डोपामिन का लेवल इनके अंदर जो है वो कम करेंगी, डोपामिन का जो लेवल है, ये डोपामिन का जो फंक्शन है वो इसके अंदर कम करेंगी। तो आपने कहना है कि एंटी साइकोटिक ड्रग का जो प्राइमरी जो एक तरह से टारगेट होता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर किसको मेनली, कौन से डोपामिनर्जिक पाथवे को मेनली जाके टारगेट करेंगी, आपके डोपामिन के लेवल को कौन से पाथवे में कम करेंगी, वो होगा आपका मीजोलिम्बिक पाथवे। कौन सा होगा, मीजोलिम्बिक पाथवे। अब हमने पढ़ा था कि यार जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स होती थी ना, वो हम मेनली नहीं देते थे, हमने पहले हमने पढ़ा था, हम उसकी जो है वो प्रॉपर जो है वो उसकी जो है वो काउंसलिंग करते थे, ठीक है, बाद में जाके हम जो उसको ड्रग की तरफ जो है वो प्रेफर करते थे, उसको ड्रग रिकमेंड करते थे। वजह क्या थी, हमने कहा था कि यार एंटी साइकोटिक जो ड्रग है, इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। देखो हमने ड्रग दी, ड्रग तो जनाब जाके इस मिजोलिम्बिक सिस्टम को इनहिबिट कर दिया, लेकिन जो ड्रग है उसको क्या पता था, उसने जाके जनाब आपका एक तरह से जो आपका मीजोकोर्टिकल पाथ है, उस मीजोकोर्टिकल पाथवे को जाके डैमेज कर दिया, उस मीजोकोर्टिकल जो पाथवे है उसके अंदर जो डोपामीन है उसको भी कम कर दिया, उसको भी एक तरह से कम कर दिया, यानी कि डोपामीन के लेवल को कम कर दिया। जब डोपामीन के लेवल को कम कर दिया, अब इसका मतलब ये हुआ, जो पेशेंट था, जो पहले एक तरह से मोटिवेटेड था, जो पेशेंट आपका पहला मोटिवेटेड था, जब वो बहुत ज्यादा डोपामिन के वजह सोशल इंटरेक्शन कर रहा था, अब वो क्या होगा, वो हर वक्त डीमोटिवेटेड रहेगा, वो हर वक्त क्या रहेगा, डीमोटिवेटेड रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उसके मतलब कि सोशल विड्रॉल, हमने पढ़ा था ना क्या होता है, सोशल विड्रॉल होता था, यानी कि वो लोगों से अलग थलग हो जाता था, ठीक है। ये आपकी एंटी साइकोटिक के साइड इफेक्ट होते थे, क्योंकि जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग थी, यानी क्लोरोप्रोमाजीन, जो क्विटापिन वगैरह जो थी, उन्होंने जाके मीजोकोर्टिकल पाथवे को जहाँ पे मीजोकोर्टिकल जो पाथवे उसको भी जाके इनहिबिट कर दिया। जब उसको जाके इनहिबिट कर दिया, उसमें भी डोपामिन के लेवल को कम कर दिया, मीजोकोर्टिकल पाथवे के जो नॉर्मल फंक्शन था उसको एक तरह से कम कर दिया, उसको एक तरह से हाइपो फंक्शन कर दिया। क्या करे, हाइपो फंक्शन। अब उसको वो डिमोटिवेटेड रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, वो सोशल विड्रॉल रहेगा सारा, उसके ये सारी चीजें आएंगी। अब पहला इसका पाथ हो गया सिस्टम। अब हम आते हैं नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे के ऊपर। जब ये नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे भी डोपामिन के फंक्शन को कम करेगा,
जब डोपामिन के फंक्शंस को कम करेगा। तो अब मुझे ये बताएं, क्या उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वो सही तरह काम कर सकेगा? अब उसकी मसल की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, अब जो है वो एक तरह से मूवमेंट वगैरह वो जो है वो सही तरह नहीं कर सकेगा। तो हमने पढ़ा था कि जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग होती थी उसके कुछ एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट आते थे, ऐसा ही है ना? जो एक्स्ट्रा, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग थी, हम दोबारा इंशाल्लाह जिनको ये जो है ना फार्मा का मसला है ना, जो कह रहे हैं हमने स्टार्ट करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम छुट्टी में लाजमी स्टार्ट करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। हम दोबारा से डिटेल्स थे जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ी थी, ठीक है? अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपके फार्मा को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो है वो डिफरेंट सिस्टम भी कर लिए हैं। तो हम चीजों को सिस्टम से रिलेट करेंगे, उनको एक तरह से प्रॉपर डायग्नोज करेंगे, फिर उनके ऊपर ड्रग अप्लाई करेंगे, आपको पढ़ के मजा आएगा। हम डिफरेंट वे से इंशाल्लाह इस दफा जो है वो फार्मा पढ़ेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। अभी आप सिर्फ समझें कि आपको क्या है कि आपको एंटी साइकोटिक ड्रग, स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती थी उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आते थे। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम से क्या मुराद है, यानी कि ये जो पेशेंट होता है ना, इसको क्या होता है, इसको चलने में मुश्किल होती है, इसको आकाइनेजिया होता था, ठीक है? इसको एक तरह से आकाइनेजिया, इसको एक तरह से आकाइनेजिया होता था, ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, आकाइनेजिया होता था, या आपके से ब्रेडिकाइनेजिया, ठीक है? ब्रेडिकाइनेजिया, देखो, ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि काइनेजिया का क्या मतलब होता है? काइनेजिया का मतलब होता है चलना, आपकी मूवमेंट। अब ब्रेडी का क्या मतलब होता है? स्लो, यानी कि ये जो पेशेंट होगा इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, यानी कि बहुत बहुत कम चलेगा, यानी कि ये ऐसा ऐसा स्टेप लेगा। कनेजिया यानी कि जो है, या तो उसकी जो है वो मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, या उसकी जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल अब्सेंट होगी। तो आपने कहना है कि एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आएगी जब आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे डैमेज होगा। जब आपका नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे डैमेज होगा तो आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम आएंगे, यानी कि आपको ब्रेडिकाइनेजिया या आपको एक तरह से आकाइनेजिया आएगा। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको और ज्यादा क्या हो जाएंगी। अच्छा, ये आपको सारी जो है वो एक तरह से एकाथीजिया, इसमें एकाथीजिया भी आता है। क्या आता है आपको एक तरह से एकाथीजिया? एकाथीजिया क्या है, यानी कि आपको जो है वो हर वक्त रेस्टलेसनेस रहती थी, हर हर वक्त जो है वो बेचैनी रहती थी, ठीक है? तो वो आपका इसी वजह से मेनली हो रहा होता था, एकाथीजिया होगा। आपको क्या होगा, आपको टार्डिव डिस्काइनेजिया, आकाइनेजिया वगैरह जो है वो, हाँ, डिस्टोनिया वगैरह, ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स के अंदर, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको एंटी साइकोटिक के यहाँ पे जो है वो साइड इफेक्ट पढ़ के मजा आ रहा होगा। इन्होंने पहला जो है वो नर्वस सिस्टम में पढ़ी थी वो दूसरी ड्रग्स वगैरह मुझसे। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। कौन सा आपका यहाँ से ट्यूबरो इनफंडिबुलर, हमने यहाँ पे पढ़ा था ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यार ये जो ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे है ना, इसमें क्या होता था कि ये आपके प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को रेगुलेट करता था, प्रोलैक्टिन को एक तरह सेक्रेट नहीं होने देता था। अब देखो, जब इसके अंदर डोपामिन कम होगा, जब इसके अंदर डोपामिन कम होगा, तो अब इसका मतलब ये होगा प्रोलैक्टिन ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट होगा। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा से ज्यादा सेक्रेट होगा, आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा तो आपका जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोरिया, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोरिया। इसको ये प्रॉपर टॉपिक है आपकी उसके अंदर, आपकी जो होती है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि आपको क्या होता है, आपको गैलेक्टोरिया होता है। ये गैलेक्टोरिया और भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, अल्फा मिथाइल डोपा, वेरापामिल, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ी थी, वेरापामिल, उसका भी एक तरह साइड इफेक्ट होता है। ये जो सारी है ना हम पढ़ेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैलेक्टोरिया का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, पूरा टॉपिक आता है। हम उसको इंशाल्लाह ओबीजी के साथ जो है वो रिलेट करके पढ़ेंगे, जो आपकी ओबीजी होती है ना, ओब्स एंड गायनी, उसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ऐसी है, इसमें जो फीमेल होंगी उसमें ग्लैक्टोरिया होगा, और जो फीमेल आपका मेल होंगे उसमें एक तरह से क्या होगा, गायनिकोमेस्टिया, यानी कि उसकी जो चेस्ट होगी वो फीमेल की तरह होगी, गायनिकोमेस्टिया। और ये सारा आपको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से होता है, ठीक है? तो जब आपको ये सारी मतलब की चीजें जो है वो समझ आ चुकी होंगी इंशाल्लाह, तो आपको पढ़ के मजा भी आया होगा। ये सारी उसने बताए हुए हैं, तो आपने ये यहाँ से देख लेना है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि और उसने कौन सी नई बात की, नई बात उसने कुछ नहीं की हुई, ठीक है? उसने जो है वो काफी थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे जल्दी से बता दें, आपको जो है डोपामिनर्जिक पाथवे समझ आ चुके हैं, इसमें किसी का कोई मसला तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दें।